हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के अर्थशास्त्र। पहली चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है पालमपुर की कहानी। तो शुरू करेंगे अभी। पहला अवलोकन है, ठीक है। अवलोकन हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। इस गांव में एक कहानी के द्वारा यानी कि काल्पनिक रूप से एक गांव को लिया गया है और इस गांव से संबंधित सारे गतिविधियों को समझाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस गांव का जो उद्देश्य है वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। कुछ मूल जो गतिविधि होती है विचार, उस विचार को पेश करने के लिए इस गांव को लिया गया है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव जो कि पालमपुर की कहानी के माध्यम से इसको पूरा अच्छे से हम लोग जानेंगे। पालमपुर की खेती मुख्य क्रिया है। उस गांव में जो लोग निवास करते थे, उस गांव में निवास करने वाले जितने सारे लोग थे वो लोग किससे आधारित थे? कृषि कार्य के आधारित थे। तो कृषि कार्य वो लोग करते थे और उसके अलावा और भी अन्य बहुत सारा कार्य करते हैं। जबकि अन्य कोई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय यानी कि छोटा मोटा करके विनिर्माण जैसे कि हो गया आपका एक चीज़ तैयार हुआ है उसको फिर से तैयार किया जाए। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं से हम लोग क्या करते हैं, आटा बनाते हैं। तो इस तरह का वो लोग निर्माण करते थे। जैसे हो गया डेयरी, यानी कि डेयरी का मतलब होता है दूध उत्पादन जहाँ होता है वही होता है डेयरी कृषि, ठीक है। परिवहन, जैसे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग अगर जाएंगे तो ये हो गया परिवहन आदि। ये सब उस गांव की क्रियाएं थे, सीमित स्तर पर की जाती थी। वो लोग क्या करते थे, एक सीमित स्तर पर, यानी कि हर कोई नहीं, मतलब एक सीमित स्तर पर ही वो लोग क्या करते थे, इस चीज़ को करते थे। इस उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इस कार्य को करने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए हर एक प्रकार साधन जो होती थी, इस साधनों की वो लोग क्या करते थे, आवश्यकता होते थे। और यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्राएं आदि। ये प्राकृतिक संसाधन जो है, ये जैसे हम लोग को प्राकृतिक से जो जो चीज़ मिलता है, जैसे पेड़ पौधा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग के काम में आते हैं। नदी वगैरह, खेत खलियान, ये सब प्राकृतिक संसाधन के ही अंग होते हैं जो कि प्राकृतिक से हम लोग को मिलता है। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे हो गया घर, चेयर, टेबल वगैरह वगैरह जो चीज़ होती हैं, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं होती है। मानव प्रयास, मुद्राएं, जो कि मनुष्य है उसके द्वारा जो ये चीज़ प्रयास कर बनाए जाते थे, ये सारा चीज़ उसी के अंदर में आते थे, ठीक है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को आच्छित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार आयोजित होती है। और ये जो विविध प्रकार की होती थी, इसको आयोजित करने के लिए बहुत सारा संसाधन की आवश्यकता होती थी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे परिचय देखेंगे हम लोग, ठीक है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बे से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर जो है ये अपने आसपास के गांव से ये लोग भली भांति जुड़ा हुआ था। एक बड़ा गांव रायगंज, एक उसके सामने क्या था, बहुत बड़ा गांव था, उसका नाम क्या था, रायगंज था। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है और
ये रायगंज जो होती है, रायगंज जो गांव था ये कितने दूर में होते थे, उससे 3 किलोमीटर दूर। प्रत्येक मौसम में वह सड़क को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती थी। जब वह मौसम आता था तो उस समय क्या करता था, रायगंज और उसके निकटतम जो गांव था, कस्बे था, तो वो शाहपुर। हम लोग को एक वर्ड आ रहा है, ये कस्बे, ठीक है। ये कस्बे जो है, ये कस्बे हो गया। ये कस्बे जो है, इसको पहले आप लोग समझिए। कस्बे का मतलब बहुत सारा स्टूडेंट है जो नहीं जानता। कस्बे जैसे शहर से छोटा, गांव से बड़ा, वही होता है कस्बे, ठीक है, वही होता है कस्बे। अभी देखेंगे हम लोग, ये जोड़ता था, ठीक है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ी, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कोई तरह के वाहन जैसी मोटरसाइकिल, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इस तक में देखे जा सकते थे। इससे ये तरह तरह के गाड़ी उसमें हम लोग देखते थे। इस गाड़ी के द्वारा वो उस चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे। इस गांव से विभिन्न जाति लगभग कितने, लगभग इसको देखेंगे हम लोग तो कितने जो है, ये हो गया 450 परिवार उस गांव में रहते थे। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के, जो कि 80 परिवार है। सबसे उच्च जाति के कितने थे, 80 परिवार थे। कितने, 80 परिवार थे, ठीक है। ये हो गया 80 परिवार, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसके मकान, जिसमें से कुछ बहुत बड़े ईंट सीमेंट से बने हुए थे। और उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा मकान था जो कि ईंट सीमेंट से वो क्या था, बना हुआ था। अनुसूचित जाति यानी कि दलित, जो कि सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, यही लोग क्या होते थे, अनुसूचित जाति होते थे, के लोग की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 और गांव के एक छोटे कोने में काफ़ी छोटे घर में रहते थे। ये लोग रहते थे, जैसे एक गांव हो गया, एक गांव हुआ, ठीक है। इस गांव में 1/3, मान लीजिए कि 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 भाग करेंगे, 3 भाग का 1 भाग कौन से जाति रहते थे, कौन से जाति रहते थे, ये अनुसूचित जाति यानी कि दलित लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने लोग जो है एक छोटे गांव में, गांव के कोने में रहते थे, तो 1/3, ये 1/3 है, ठीक है। कहाँ रहते थे, छोटे घर में वो लोग रहते थे। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और वह किस तरह के में रहते थे और वह क्या थे, देखिए एक कोने में काफ़ी छोटे घर में रहते थे, जिनके कुछ मिट्टी फूस, मिट्टी तो हम लोग समझते हैं, फूस का मतलब जो कि क्या होता है, पुआल होता है, फूस, ठीक है, के बने होते थे। अधिकांश और घर के जो क्या थे, बिजली है, अधिकांश में क्या थे, बिजली थे, और बहुत सारा घर ऐसा था जिसमें बिजली नहीं था। खेतों में सभी
ये है इस गांव का चित्र। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ट्रैक्टर को देखें तो ये हो गया आपका ट्रैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रैक्टर, हो गया। ये हो गया आपका बैलगाड़ी। और हम लोग क्या क्या देखते थे, ये हो गया गांव का छोटे छोटे घर। ठीक है, गांव का छोटे छोटे घर। ये रास्ते में हम लोग आने जाने के लिए इसको क्या करते थे, देखते थे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इस गांव का दृश्य हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे ये लोग जो थे किस तरह का जल का व्यवस्था था। देखिए नलकूप जो था इन लोगों का, नलकूप, बिजली, क्या था, बिजली से ही वो लोग क्या करते थे, चलाते थे, यानी कि जिसको मोटर पंप भी हम लोग कहते हैं। और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्य के लिए भी किया जाता था। और लोग क्या करते थे, उस जल पंप को, मटर पंप को क्या करते थे, गांव के जो छोटे छोटे काम के लिए, खेत में पानी देने के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ के लिए वो लोग क्या करते थे, उसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल थे। क्या थे, 2 प्राथमिक विद्यालय थे और क्या थे, देखिए ये था, और एक क्या था, हाई स्कूल था। 1 हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इसमें आप लोगों को ये रखना चाहिए कि याद। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। इसमें हम लोग देखेंगे एक क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और एक औषधालय जिसमें दवा मिलता है। ठीक है, ये हो गया औषधालय, दवा मिलता है, दवा मिलने वाला। ठीक है, दवा जहाँ मिलता है और जहाँ रोगी का उपचार होता है, और जहाँ क्या होता है, रोगी का उपचार किया जाता है, वहाँ क्या करते थे वो लोग, रोगी का उपचार करते थे। उपचार का मतलब ट्रीटमेंट की करना। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे यहाँ थोड़ा सा उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी कि उस गांव में अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक प्रकार का जो वो लोग व्यवस्था करते थे, ये सारा चीज़ वहाँ उपलब्ध था। इन सुविधाओं की तुलना को निकट गांव के उपलब्ध सुविधा से कीजिए। और ये जो अपने अपने हम लोग सभी स्टूडेंट से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने गांव से, पालमपुर के जो गांव है उससे आप लोग उसका तुलना कीजिए कि पालमपुर में क्या क्या था और हमारे गांव में जो है क्या क्या नहीं है, ये आप लोग कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक काल्पनिक गांव की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। और एक जो काल्पनिक गांव है ये पालमपुर, तो इसमें हम लोगों को ये सिखलाता है कि बहुत सारा ऐसा जो गतिविधि है जो हम लोगों के प्राथमिक तौर पर ये हम लोग को चाहिए। तो ये पालमपुर में सभी तरह के चीज़ वर्तमान में उपलब्ध था। भारत के गांव में खेती उत्पादन प्रमुख गतिविधि है। हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारा जो किसान है
यानी कि गांव घर में रहते हैं जितने सारे लोग, ये सारे लोग क्या थे? किसान लोग ही थे। अन्य उत्पादन गतिविधियों जैसे कि हम लोग देखेंगे निजी और गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। निजी और गैर कृषि, जो कि कृषि कार्य से हम लोग जो कार्य को नहीं करेंगे, कृषि कार्य के अलावा जो कार्य करेंगे वही होता है गैर कृषि, वही होता है गैर कृषि। ठीक है, जैसे लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इस पर शामिल होगा। जो कि कृषि को छोड़ के वो लोग जो भी काम करता था, ये सारा चीज़ उसी के अंदर में रहता है। ठीक है, कुछ सामान्य बातें भी हम लोग जानेंगे अभी के बाद। जानने के बाद दोनों प्रकार का जो क्रिया पर हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि उत्पादन किस तरह से वहाँ था। ठीक है, उत्पादन, ये हो गया उत्पादन। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्पादन का उद्देश्य क्या है। ऐसी वस्तु और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हम लोग वो चीज़ उत्पादन करेंगे जो चीज़ का हम लोग का सभी का आवश्यकता है। मान लीजिए कोई चीज़ का हम लोग का आवश्यकता है ही नहीं, और अगर वो चीज़ हम लोग उत्पादन करेंगे तो कहाँ बिकेगा? बिकेगा नहीं, बिकेगा। तो कैसे, मतलब वो चीज़ हम लोग क्यों उत्पादन करेंगे जो चीज़ बिकेगा नहीं, जिसका आवश्यकता नहीं है? तो जो चीज़ हमारा हर दिन में आवश्यकता होता है, वही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, उत्पादन करेंगे। वस्तु और सेवाओं उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यकता होती है, और जो चीज़ हम लोग उत्पादन करेंगे इसके लिए हम लोग को 4 प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये प्रमुख 4 चीज़ क्या है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या है ये 4 चीज़, इस चीज़ को अभी हम लोग जानने वाले हैं। पहली आवश्यकता, देखिए पहली आवश्यकता क्या है? पहली जो आवश्यकता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। पहली आवश्यकता भूमि। सबसे पहले हम लोग का भूमि आवश्यकता होती है। अगर हम लोग भूमि हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग को पता कैसे करेंगे? उस जगह नहीं होगा तो फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, और बहुत सारा है। तीसरा नंबर में जल, वन और खनिज, ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा आवश्यकता है श्रम। ये श्रम हम लोग का लोग नहीं रहेगा तो कौन करेगा? ये उत्पादन होगा नहीं, लोग काम करेंगे, यानी जो लोग काम करता है वही होता है श्रम। जैसे आप लोग गांव घर में देखते हैं, शहर में भी देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट शहर से रिलेटेड है वो भी, उसको भी पता चलता है कि कैसे हम लोग का गांव में इस तरह का है नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है। कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी क्रिया को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो कमियों की ज़रूरत होती है, वह दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य वाले श्रमिक की ज़रूरत होती है। जो उसको छोड़कर दूसरी तरह का काम करता है उसको भी ये चीज़ आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, और कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग को श्रम सबसे पहले आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तीसरी में क्या है? देखिए तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी। हम लोग का पूंजी भी आवश्यकता। अगर पूंजी नहीं रहेगा, जैसे कि कच्चे माल हम लोग को खरीदना है तो पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीदेंगे? ऐसे मुफ्त में तो कोई देगा नहीं, तो हम लोग का उस समय कोई
इंडस्ट्री या कोई उद्योग वगैरह हम लोग खोल नहीं सकते। अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कोई तरह के आगत यानी कि पैसा जो होती है उसको आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्दे आती है? तो हम लोग अभी देखेंगे। क नंबर में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजार का मतलब होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। मशीन का मतलब जिससे नया नया चीज़ हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जहाँ घर होता है, घर नहीं होगा तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। औजार तथा मशीनों में प्रत्येक साधारण औजार जैसे कि किसान का हल हो गया से लेकर प्राकृतिक मशीनें जैसे कि जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया। अच्छा, जनरेटर तो जानते हैं किस काम में आते हैं। टरबाइन किस काम में आते हैं? टरबाइन जो बिजली उत्पादन के लिए जो मोटर का उपयोग किया जाता है उसमें टरबाइन लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर में ही हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये आदि चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, आते हैं, ठीक है। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कोई वर्ष तक उपयोग यानी कि हम लोग उससे प्रयोग होता है और उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। वही चीज़ क्या है, स्थायी पूंजी है। ये चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ख नंबर में क्या है। इसमें है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कोई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा। बुनकर, जैसे बुनकर का मतलब होता है जो लोग, जैसे कि हम लोग तांती को कहते हैं, ठीक है, वही लोग कपड़ा बुनते हैं। बहुत सारा यही होता है बुनकर का प्रयोग किए जाने वाला सूत का मतलब होता है सूता, और कुम्हार के द्वारा। कुम्हारों का मतलब होता है जो से मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं वही होता है कुम्हार। लाई जाने वाली मिट्टी, तो कुम्हार लोग क्या करते हैं, मिट्टी को वो लोग लाते हैं, ठीक है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो कुम्हार क्या करेगा, मिट्टी लाएगा, अपना जगह है नहीं होगा तो क्या करेगा, वो लोग दूसरे जगह से वो लोग मिट्टी लाएगा, ठीक है। और जैसे सूता, तो जो ताँती लोग होता है यानी कि जिसको हम लोग बुनकर कहते हैं, तो वो लोग अगर करेगा काम तो सूता उसको खरीदना पड़ेगा, तभी कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कच्चा माल तथा कच्चा माल जो है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को भी कार्यशील पूंजी कहते हैं। और जो नगद पैसा है उसको भी हम लोग ये कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे औजार, मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ये चीज़ क्या होता है, समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। एक चौथी आवश्यकता होती है, ये क्या चीज़ है, आपको स्वयं उपभोग के हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ क्या करना होता है, योग्य बनाना होता है। बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को ये जो
चीज़ है ये हम लोग को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी आजकल इसे क्या कहते हैं, मानव पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, मानव पूंजी के विषय और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया श्रम। देखिए सूत काट रहा है, यानी कि कपड़ा ये लोग बुनने की कोशिश कर रहा है। ये मशीन है। देखिए कारखाना मशीन में कार्य करते श्रमिक। ये कारखाना जो है श्रमिक बहुत सारा है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे उत्पादन। उत्पादन जो है ये क्या है, श्रम है और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं, पूंजी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वही चीज़ हम लोग का क्या है, वही चीज़ क्या है, उत्पादन के कारक हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। अभी देखेंगे हम लोग पालमपुर की जो खेती है, इस खेती के बारे में हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। अभी पहला नंबर में जो है इसको देखेंगे। ये पहला नंबर जो है ये क्या है, भूमि स्थिर है। क्या है, भूमि स्थिर है। ठीक है, पालमपुर की खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर की जो खेती है ये क्या है, उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। ठीक है, काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग, काम करने वाले कितने प्रतिशत के लोग करते थे, 75% के लोग खेती पर क्या थे, निर्भर थे। ठीक है, तो आजीविका के लिए वो 75% जो है ये आजीविका के लिए वो लोग थे, निर्भर थे। ठीक है, अभी देखिए ये किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। ये 75% जो लोग हैं, 75%, तो ये लोग क्या थे, कृषि कार्य करने वाला लोग थे या उस तरह के श्रमिक लोग थे। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ था और उन लोगों का जो हित था वो खेतों से उत्पादन से रिलेटेड थे। ठीक है, खेत से ही वो लोग ये सारा जो चीज़ है इसको उत्पादन के लिए वो लोग कार्य करते थे। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में क्या है, प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ये क्षेत्र स्थिर होना चाहिए, जैसे पालमपुर में हो गया। अभी हम लोग इसका जो लास्ट है 1 नंबर को हम लोग अभी ख़त्म करेंगे। मैं कितने साल में, देखिए ये साल हो गया आपका वर्ष 1960 से आज तक जो जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। आज तक कोई विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन उतना दिन से ये काम होते आ रहा है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि हम लोग किसको कहेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बंजर भूमि का अर्थ होता है जहाँ कोई भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, वही होता है बंजर भूमि। जैसे रेतीले हो सकते हैं, पानी का अभाव हो सकता है, बहुत सारा, मतलब वहाँ पर कोई
कृषि कार्य यानी कृषि से संबंधित कोई चीज़ हम लोग वहाँ उत्पादन नहीं कर पाते हैं, वही होता है बंजर भूमि। ठीक है, को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, जिसमें बहुत सारा ऐसा खेत था, इस खेत में क्या था, वो कृषि योग्य नहीं था, तो उस खेत में क्या किया, कृषि योग्य बनाने के लिए जल की व्यवस्था कर दिया। वो लोग क्या किया, जल की व्यवस्था भी वो लोग कर दिया। ठीक है, तो उसको कृषि योग्य भूमि बना डाला। ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं था, उसको जितना सारा किया था उससे वो लोग काफ़ी समझते थे, तो और गुंजाइश उसका नहीं था। अभी हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस बात को। ठीक है, ये है कुछ इम्पोर्टेंस बात। सबसे पहले इसको जानिए। पहला है, देखिए भूमि मापने के लिए वो लोग क्या था, देखिए भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, हेक्टर है। ठीक है, वो क्या है, हेक्टर है। यद्यपि गांव में भूमि का मापन हम लोग कैसे करते हैं, गांव में बीघा, गुठा आदि चीज़ों में हम लोग करते हैं। इकाई में भी यह किया जाता है। एक हेक्टर का मतलब होता है, एक हेक्टर का मतलब होता है ये, यानी कि 100 मीटर की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हो गया एक वर्ग। तो इस वर्ग का जो जितना सारा क्षेत्रफल होगा उसी के हिसाब से, यानी कि 100 जिसको हम लोग कहेंगे, चारों तरफ 100 मीटर का भुजा होगा जिसका क्षेत्रफल बराबर होगा, वही होता है 1 हेक्टर। ठीक है, क्या आ गया, ये होता है 1 हेक्टर। क्या आप 1 हेक्टर के मैदान के क्षेत्रफल की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो हम लोग, हमारा जो स्कूल है, तो स्कूल का जो मैदान है, इस मैदान से हम लोग इसका कर सकते हैं कि ये मेरा स्कूल हो गया और ये हमारा क्या है, बाउंड्री है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये कितने हेक्टर हो सकता है। इस तरह से उसको हम लोग मापेंगे तो हम लोग को उसका क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। ये हो गया स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैदान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।